अब यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करना है हमें, और फिर यहाँ पे जो चीज़ हमसे पूछी गई है वो चीज़ बताना है। तो पहले तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग from the top of a multi-storied building are 30 degrees and 45 degrees respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two buildings. अब ये थोड़ा सा समझ में हो सकता है आया भी हो या नहीं भी आया हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको चले मिलके समझते हैं। तो पहली बात तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना होता है, तो हम उसको पहले विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। अब यहाँ पे अगर एंगल्स ऑफ डिप्रेशन की बात हो ही रही है तो चलिए एक बार इन चीज़ों को क्विक रिविजन कर लेते हैं कि आखिर एंगल ऑफ डिप्रेशन, angle of depression, angle of elevation, angle of elevation और एक लाइन ऑफ साइट आखिर होती क्या है, क्योंकि इसका इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल हम अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में करेंगे। तो अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और एक दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे खड़ा है, फिर मतलब बैठा हुआ है यहाँ पे किसी टावर वावर के ऊपर, कैसे भी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं अपनी आंखों से इस इमेज को देख रहा हूँ, तो ये जो लाइन फॉर्म होगी मेरे मन के अंदर जो सीधा मेरी आंखों से निकल के इस ऑब्जेक्ट की ऊपर जाएगी, ये स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोल देंगे हमारी लाइन ऑफ साइट। आंखों की जो सीधी लाइन होगी जो सीधे ऑब्जेक्ट को देखेंगी वो हमारी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। LOS इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। अब ज़रूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट कहीं ऊपर ही हो सकता था कि ऑब्जेक्ट कहीं नीचे हो। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे होता, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा होता, तो यहाँ से जो लाइन मेरी आंखों से सीधे इस ऑब्जेक्ट की ओर जाएगी, ये ठीक एक स्ट्रेट लाइन, ये हमारी यहाँ पे दूसरी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी इस ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये तो हुई लाइन ऑफ साइट की बात। अब आते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में। तो पहली बात तो यहाँ ध्यान रखने की चीज़ ये है कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल से मेजर की जाती है। मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हमेशा ये हम हॉरिजॉन्टल लेवल से मेजर करेंगे। तो ये हुआ लाइन ऑफ साइट मेरा, और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के पास एक अपना हॉरिजॉन्टल लेवल बना दूं तो ये कुछ ऐसा होगा। मान लीजिए, चलिए हम अभी सिर्फ ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, फिर इसको हम आगे एक्सटेंड करके नीचे वाले ऑब्जेक्ट के लिए भी बाद में बात कर सकते हैं। तो अभी ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, और मैं कहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकता हूँ, और तो खैर मैं तो कई जगह हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूंगा, लेकिन जो हमारे काम का है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गया जो ऑब्जेक्ट पे हमने बनाया है, और दूसरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हमने देखा जो कि हमने खुद के लेवल पे बना दिया कि भाई चलो ठीक है, ये हो गया एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये जो लाइन ऑफ साइट एक हॉरिजॉन्टल लाइन से जो एंगल बनाएगा, जैसे कि ये मेरा लाइन ऑफ साइट हो गया जो मेरी आंखों से निकल के इस ऑब्जेक्ट में गया, तो ये लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा वो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा इस केस में। यानी कि ये वाला एंगल यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, AOE इसको मैं बोल देता हूँ, AOE एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और एलिवेशन का मतलब ये होता है कि थोड़ा ऊंचा। अब यहाँ पे चूंकि ऑब्जेक्ट ऊंचे लेवल पे है तो ये मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता। दूसरा केस अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ ले लूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और अब इस केस में मेरी ऑब्जेक्ट कुछ मान लीजिए यहाँ पे रखी हुई है, तो मेरी लाइन ऑफ साइट तो ये वाली हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरी लाइन ऑफ साइट। लेकिन अब इस केस में अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाऊँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे बना देता हूँ और दूसरी मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो इस केस में जो ये लाइन ऑफ साइट जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हो गई मेरी लाइन ऑफ साइट जो मेरे से निकल के ऑब्जेक्ट तक गई है, और ये वाली एंगल हो गई जो ये लाइन हॉरिजॉन्टल से बना रही है। तो इस केस में चूंकि मेरा ऑब्जेक्ट नीचे है, डिप्रेस्ड कंडीशन में है, नीचे की कंडीशन में है, तो ये मेरी एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगी, AOD इसको मैं बोल देता हूँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगी।
एंगल ऑफ डिप्रेशन, और अगर मेरी ऑब्जेक्ट ऊपर रखी हुई है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगी। यहाँ खास एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस तो आखिर आपस में पैरेलल ही होंगे, यानी क्या कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगा, तो जिस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो लाइन ऑफ साइट है ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच, जिसके कारण ये वाली एंगल, मान लीजिए इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे थीटा होती, तो ये वाली एंगल भी यहाँ पे थीटा हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। उसी तरीके से मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि चूंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसके पैरेलल है, तो ये एंगल मान लीजिए कुछ अल्फा होती, तो ये वाली एंगल भी यहाँ पे अल्फा हो जाती, क्योंकि ये दोनों भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो सिंपल सी बस इतनी सी बात हुई कि लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर है, मतलब अगर मुझे सर उठा के देखना पड़ रहा है तो वो मेरी एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगी, और अगर मुझे सर झुका के देखना पड़ रहा है तो वो एंगल मेरी एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगी। तो एक बार अब हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन, एलिवेशन का हमने कुछ ज़्यादा ही रिवीजन कर लिया, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इस पूरे चीज़ का काम यहाँ पे हो गया, तो चलिए इसको यहाँ से हटा दिया जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब पहले तो यहाँ पे हमें देखा कि एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो उसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये मेरा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये है मेरा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। अब यहाँ पे एक और बिल्डिंग पिक्चर में है, एक और मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग यहाँ पे, यानी कि 2 बिल्डिंग्स की बात हो रही है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी बिल्डिंग बड़ी है और कौन सी छोटी है? तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन of a top and bottom of a 8 meter tall building from the top of multi-storied building। यानी क्या कि जब मैं इस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के टॉप से देख रहा हूं तो मुझे ये इसका टॉप और इसका बॉटम एंगल ऑफ डिप्रेशन में दिख रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन तभी बनता है जब मेरा सिर झुका हुआ हो। यानी कि अगर मैं दूसरी बिल्डिंग यहाँ पे कुछ ऐसी बना लूँ, मान लीजिए ये मेरी दूसरी बिल्डिंग यहाँ पे बन गई, ये हो गई मेरी कुछ दूसरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मेरी जगह ये है, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ से मैं इसके टॉप को और इसके बॉटम को देख रहा हूँ, और एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो सर है वो झुका हुआ है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और वो एंगल्स हमें दी हुई है 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब आपके मन में सवाल ये भी आ सकता है कि कौन सा एंगल 30 डिग्री होगा और कौन सा 45 डिग्रीज होगा, तो चलिए वो तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पे अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली, क्योंकि लाइन ऑफ साइट जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वही मेरी एंगल ऑफ डिप्रेशन होगी, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। अब यहाँ पे दो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो सकते हैं, एक ये वाला जो कि टॉप ऑफ बिल्डिंग से बन रहा है, और दूसरा मेरा ये वाला। अब इसमें से बड़ा वाला एंगल कौन सा होगा? ये वाला, जो कि 45 डिग्रीज होगा क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, और ये छोटा वाला एंगल 30 डिग्रीज होगा क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया 30 डिग्रीज और ये हो गया 45 डिग्रीज। तो ऐसे हमने ये पहचान लिया कि कौन सा एंगल ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू आखिर कौन सी है। अब ये सिचुएशन हमें दी हुई है, और ये हमारी यहाँ पे ग्राउंड लेवल है जिसके ऊपर दोनों बिल्डिंग खड़ी है। यहाँ पे ये बिल्डिंग इस पे खड़ी है। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। अब इसका हाइट, इस मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का हाइट हमें पता करना है, तो जो चीज़ पता करना है वो चीज़ को हम अपना वेरिएबल बना लेते हैं। तो ये मान लेते हैं कि इसकी टोटल हाइट कुछ x मीटर्स हमने यहाँ पे मान ली। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स, और इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि इस डिस्टेंस को भी हमें पता करना है। तो चलिए इसको भी हम कुछ y मीटर्स मान लेते हैं। अब ये है सिचुएशन, ये हुआ इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करने का तरीका। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो पहले तो हम एक काम करते हैं, हमें क्या क्या पता है। हमें इसकी लेंथ पता है 8 मीटर्स है, ये दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन पता है। तो अब हम कोशिश करते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज़ करने का। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारे पास ट्रायंगल बने कोई, तो तभी तो हम उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगा पाएंगे। तो ट्रायंगल यहाँ पे कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो एक ट्रायंगल तो बन जाएगा ये वाला,
एक ट्रायंगल तो हमारे पास ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा, ये वाला ये हो मेरी हाइपोटेनस हो जाएगी, ये मेरी एल्टीट्यूड हाइट हो गई, और ये मेरा बेस हो गया। एक ये ट्रायंगल बन जाएगा। और दूसरा ट्रायंगल, और कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे बन सकता है, तो उसके लिए ये ले लें, ये वाला हाइपोटेनस। यहाँ पे हम एक बेस ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे कुछ, ये हमारा बेस और ये हमारी ये हाइट हो गई। ये दूसरा ट्रायंगल हमारे पास बन गया। लेकिन इस ट्रायंगल में हमें क्या क्या पता है, तो अब ये जो बेस है यहाँ पे, ये जिस पे ये दोनों बिल्डिंग्स खड़ी हैं, वो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये और ये आपस में पैरेलल होंगी, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं ये ग्रीन वाली लाइन ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो ये 45 डिग्रीज है, तो ये भी 45 डिग्रीज हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसी तरीके से यहाँ पे जो हमने ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, एक ऐसा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी इन दोनों पैरेलल लाइंस के पैरेलल ही होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल पे है। और अगर इस लाइन की मैं बात करूं और इस ऊपर वाले लाइन की, हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं, तो यहाँ पे ये वाली लाइन जो है, ये वाइट वाली लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये एंगल भी 30 डिग्रीज हो जाएगा, फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो चलिए यहाँ पे कुछ नेमिंग कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये है मेरा पॉइंट ए, ये है मेरा पॉइंट बी, ये है मेरा पॉइंट सी, ये है डी और ये है ई। अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो डी ई की डिस्टेंस है वो बी सी के बराबर होगी, क्योंकि डी ई बी सी आपस में बराबर होंगे। दोनों क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स, दोनों है, दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस। अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ गए और अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर ये हाइट और ये बेस दोनों आता है? तो अगर हम याद करें कि हमने कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद किए थे, तो हमारे पास था सो कैटोआ। साइन होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस और टैन होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हम यहाँ पे टैन का यूज कर सकते हैं। किसी एंगल थीटा का टैन जो होगा, टैन ऑफ थीटा, वो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट के बराबर होगा। अब चलिए इस वाले ट्रायंगल में अगर हम बात करें, चलिए मैं यहाँ पे शेड कर देता हूँ किस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। इस येलो वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें, इस वाले ट्रायंगल की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे टैन ऑफ 45 डिग्रीज हम निकालते हैं। इस ट्रायंगल में टैन ऑफ 45 डिग्रीज क्या होगा, इस 45 डिग्रीज के रिस्पेक्ट में ये पूरी जो बिल्डिंग की हाइट हो गई, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की हाइट, ये हमारी ऑपोजिट हो जाएगी और ये हो जाएगा हमारा एडजेसेंट साइड। तो टैन 45 हो जाएगा x डिवाइडेड बाई ये जो हमने y माना है यहाँ पे, जो दोनों ये बिल्डिंग्स के बीच की लेंथ है y। इसको हम यहाँ भी लिख देते हैं क्योंकि ये y के बराबर है। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में तो चलिए ये हो गया। और अब दूसरे ट्रायंगल पे आते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एक इस ग्रीन वाले ट्रायंगल की बात करें, ये ग्रीन वाले ट्रायंगल की बात करें, ये वाले ट्रायंगल की बात करें, तो इसमें हम tan 30 को कैसे लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री हो जाएगा फिर से ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसके ऑपोजिट है ये वाली लेंथ, इतनी सी ये वाली लेंथ, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो ये पूरा है x, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 8, तो जो बची हुई डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगी हमारी हो जाएगी x माइनस 8 मीटर्स के बराबर। तो हमें अपना ऑपोजिट की साइड की लेंथ मिल गई, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 डिवाइडेड बाई बेस। अब ये बेस जो एडजेसेंट साइड है 30 डिग्रीज के, वो y यूनिट्स लंबा है, y मीटर्स लंबा है, ये तो हमने माना था, तो अपॉन y। तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिल गई। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ से हटा देते हैं। अब अगर मैं इस पहले वाले इक्वेशन से, यहाँ से मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ से y की वैल्यू क्या होगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मैं दोनों साइड y से मल्टीप्लाई करूँगा और फिर tan 45 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी x अपॉन tan 45 डिग्रीज के बराबर। और उसी तरीके से अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये हो जाएगा x माइनस 8 अपॉन tan 30 डिग्रीज। अब y इसके भी बराबर है और y इसके भी बराबर है, तो इसका मतलब इसको और इसको आपस में बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तो y की ही वैल्यूज हैं। बस यहाँ से हमें अपना
मेन इक्वेशन मिल गया जहाँ से फिर हम आगे x की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। और वो इक्वेशन है कि x अपॉन tan 45 डिग्रीज वो हमारा x माइनस 8 अपॉन tan 30 डिग्रीज के बराबर है। चलिए इसको आगे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x अपॉन tan 45 तो 1 ही होता है, tan 45 डिग्रीज की वैल्यू 1 ही होती है। तो यहाँ पे हम x अपॉन 1 कर देते हैं इक्वल्स टू x माइनस 8 अपॉन tan 30 डिग्रीज। अब tan 30 डिग्रीज की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। तो 1 अपॉन रूट 3 है, तो ये रूट 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा और फाइनली मुझे यहाँ पे मिल जाएगा x माइनस 8 टाइम्स रूट 3। थोड़ा इसको और आगे सॉल्व करें तो देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। तो x आ जाएगा मेरा, अब मैं इस रूट 3 को x के साथ और 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा रूट 3x माइनस 8 टाइम्स रूट 3। अब मैं क्या करता हूँ कि सारे x वाले टर्म्स एक साइड कर देता हूँ। वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों साइड में x सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो इधर x माइनस एक्स हो जाएगा 0 इक्वल टू इधर आ जाएगा रूट 3x माइनस एक्स माइनस 8 रूट 3। अब नेगेटिव 8 रूट 3 को मुझे यहाँ से हटाना है क्योंकि मैं सारे x वाले टर्म्स एक साथ करना चाह रहा हूँ। तो वो करने के लिए मैं दोनों साइड 8 रूट 3 ऐड कर देता हूँ। तो इधर आ जाएगा 8 रूट 3 इक्वल्स टू रूट 3x माइनस एक्स, और इधर प्लस 8 रूट 3 माइनस 8 रूट 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 8 रूट 3 वो होगा रूट 3 माइनस 1 टाइम्स x के बराबर है। मैंने x को यहाँ पे बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मैं दोनों साइड रूट 3 माइनस 1 से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1, ये हो जाएगा मेरा x के बराबर। अब इसको हम आगे चाहे तो रैशनलाइज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक इर्रेशनल डिनोमिनेटर है। तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 रूट 3 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब हम इसको इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, यानी कि रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 प्लस 1। तो ये हमें दे देगा 8 टाइम्स रूट 3 टाइम्स रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 8 रूट 3 टाइम्स रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 का होल स्क्वायर 3 ही होगा, माइनस 1, 3 माइनस 1 2 हो गया। फिर ऊपर नीचे मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4। तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4 रूट 3 टाइम्स रूट 3 प्लस 1। अब 4 रूट 3 को मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ तो मुझे मिल जाएगा रूट 3 टाइम्स रूट 3 होता है 3, 4 3 12 प्लस 4 रूट 3 के बराबर x की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई। और x हमारा क्या था, x था हमारा इस बिल्डिंग की टोटल हाइट। ये है हमारा 4 रूट 3 प्लस 12 के बराबर। और अब हमको अगर y निकालना है तो y के लिए हम क्या करेंगे, तो y मेरा x अपॉन tan 45 डिग्रीज के बराबर है, या फिर x माइनस 8 अपॉन tan 30 के बराबर है। अब इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू डाल दीजिए और y की वैल्यू निकाल लीजिए, लेकिन हम इस इक्वेशन को यहाँ पे प्रेफर करेंगे क्योंकि tan 45 तो 1 होता है। तो यहाँ से हमको सिंपल से मिल गया कि y जो है x के बराबर ही होगा, यानी कि जो दोनों बिल्डिंग्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 4 रूट 3 प्लस 12 मीटर्स के बराबर ही हो जाएगी।